दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स की फर्स्ट पेपर 12th की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत बार एग्जाम में मैक्सिमम क्या कहें, लगभग हर साल पूछा जाता है। कूलाम का नियम किसी न किसी सेट में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 या 7 सेट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हर साल किसी न किसी सेट में पूछ दिया जाता है कूलाम का नियम क्या है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम साहब ने 1785 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया। आवेश की परिकल्पना के आधार पे उन्होंने कहा कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने कहा कि कूलाम साहब ने कहा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपके दो बिंदु आवेश हो गए और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, आर। तो उन्होंने कहा कूलाम साहब ने कि उनके बीच लगने वाला बल या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 इट इज नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा यह इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इट इज नंबर सेकेंड। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, आवेश। तो फ्रॉम 1 and 2 we get F is directly proportional to Q1 into Q2/r²। यहां से प्रोपोर्शनल हटेगा तो मिलेगा आपको K इंटू Q1 Q2/r²। इस K का मान, K एक नियतांक है और इस K का मान क्या होता है? F इक्वल टू 1/4πe0 Q1 Q2/r²। यह आपका इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहेंगे इसे तो नोट कर लीजिए, नहीं नोट करेंगे तो जो मैं बता रहा हूं उसको सुनिए और देखिए और बाकी अपने नोट्स से मिलाइए। मैं नहीं कहता कि नहीं आप लोग इसे नोट ही कीजिए, बस एक बार आप लोग अपने माइंड में इसे सेटअप कर लीजिए। तो आई थिंक इट इज श्योर दैट यू विल सक्सेस इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड इन योर लाइफ। बाय द वे, तो यहां जो E0 है, इस E0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। यह जो आपका E0 है और इसका मान होता है बालक, E0 का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह आपका E0 निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है इतना। अब इसके बाद बात आती है बालक, या तो कूलाम साहब ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को अपना नियम प्रतिपादित किया, लेकिन यदि आवेशों की संख्या अधिक होगी तो उनके बीच कैसे बल लगेगा? तो उनके बीच जो यदि आवेशों की संख्या अधिक हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए या अनगिनत हो जाए, तो उस दौरान कूलाम साहब का नियम कार्य नहीं करता है। उसके लिए एक नया नियम, कूलाम साहब का नियम था क्या? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। लेकिन मैंने किस टॉपिक की बात की? मैंने कहा है आपसे कि यदि आवेशों की संख्या ज्यादा हो तब उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। चलिए बात करते हैं बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल, फोर्स एमंग चार्ज। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास
तीन आवेश हैं, तीन आवेश आपके Q1 Q2 और Q3 है। ठीक है, यह आपके तीन आवेश हो गए। यह ऐसे बल लगा रहा है और यह आपका यह Q1 Q2 और यह आपका क्या है Q3 है। Q2 Q1 पे बल लगा रहा है और यह Q3 भी Q1 पे बल लगा रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी को समझिए कि किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब, मैंने क्या कहा, किसी आवेश पर लगने वाला बल उस आवेश पर लगे बल उन सभी आवेशों पर लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। चलिए हम डायग्राम क्लियर करते हैं बालक। यह मैंने कहा कि यह Q2 Q1 पे बल फोर्स लगा रहा है और Q3 भी लगा रहा है। ठीक है, तो और यहां यह जो डिस्टेंस है यह R12 है और यह डिस्टेंस क्या है R13 है। कहने का मतलब कि पहला जो आवेश है और दूसरे आवेश के बीच की डिस्टेंस क्या है, यह R12 है और यह दूसरे पहले और तीसरे आवेश के बीच की डिस्टेंस क्या है R13 है। यदि कोई पॉइंट यहाँ पे दूसरा कोई अनदर पॉइंट हो और इसको हम ऐसे मिला दें, ठीक, तो यह आपका पैरेलल समांतर चतुर्भुज बन गया बाय द वे। ठीक है, तो और यहां से यह आपका डायग्राम ऐसा, ठीक, तो यह फोर्स क्या लगा, यह तीसरा आवेश है ना, तीसरा आवेश इस पे बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा भाई, यह इस पे बल लगेगा F13 और यह दूसरे आवेश का बल क्या लगेगा भाई F12 लगेगा। ठीक है, और यह पहला है F1, इसे कर देते हैं। तो परिणामी बल क्या होगा, इस बात की कल्पना करना, इस बात को हमें निकालना है कि परिणामी बल क्या होगा। ठीक है, चलिए बातें करते हैं। यदि आवेश Q2, ठीक, यदि आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल F12 लग रहा है, तब क्या होगा, F12 इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q1 इंटू Q2 बाई R12 स्क्वायर। इट इज नंबर फर्स्ट। ठीक, और यदि Q3 के कारण Q1 पर बल F13 लग रहा है, तब क्या हो जाएगा बालक, F13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई E0 Q1 इंटू Q3 बाई R13 स्क्वायर। यह आपका नंबर सेकेंड। अब इन आवेशों के बीच लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा, समीकरण, परिणामी बल क्या हो जाएगा भाई, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा F12 प्लस F13। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 आपका A है और समीकरण 2 आपका A है, तो F1 इक्वल टू क्या मिलेगा, F12 की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ F12 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई E0 Q1 इंटू Q2 बाई R12 स्क्वायर और
1 3 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई E0 Q1 इंटू Q3/R13 स्क्वायर, या हमें ऐसा मिलेगा F1 इक्वल टू 1/4 पाई E0 कॉमन ले लें और यहाँ पे कॉमन Q1, यहाँ भी Q1 और यहाँ भी Q1 कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा हमें भाई इसको हम ऐसा लिख सकते Q2/R12 स्क्वायर प्लस Q3/R13 का स्क्वायर, यह आपका ऐसा है। तो तीन आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा F1 F इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q1 इन द ब्रैकेट Q2/R12 स्क्वायर प्लस Q3/R13 स्क्वायर, या इसे हम ऐसा ही रहने दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई E0 Q1 इंटू Q2/R12 स्क्वायर प्लस Q1 इंटू Q3/R13 स्क्वायर, इसे हम ऐसा भी रहने दे सकते हैं। और आप लोगों की बुक में चाहे जो बुक हो, चाहे साइड बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, उसमें आपका ऐसा ही दिया गया होगा। अब यह तो आपके तीन आवेश थे, एक बार फिर से आपको समझा दें कि यह आवेश आपका Q1 है, Q2 है और Q3 है, ठीक है। और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 और Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F13 है, ठीक है। और मैंने क्या